गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की नेक्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी का? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एनएमआर क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, या जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसका जनरल इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, इसका प्रिंसिपल हमने देख लिया। ठीक है, एक बार फिर से इसका जो प्रिंसिपल होता है उसको रिवाइज कर देती हूँ कि क्या होता है। आपका कोई भी मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल के अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं, एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके बेस पे होती है? न्यूक्लियस के बेस पे होती है। न्यूक्लियस जब अपनी जगह पे स्पिन करता है, चक्रण करता है, तो उसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अगर आप रखते हो और उसके ऊपर रेडियो वेव्स का रेडिएशन डालते हो, तो उससे क्या होता है कि जो नाभिक है या न्यूक्लियस है, उसकी जो स्पिन स्टेट्स है वो क्या होते हैं, उनकी एनर्जी का स्प्लिटिंग हो जाता है। ठीक है, विरपाटन हो जाता है, और इसी से ही हमें क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रम मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनएमआर का स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उसकी स्टडी करके ही, उसका अध्ययन करके ही हम क्या करते हैं, मोलिकुलर स्ट्रक्चर पता लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई मोलिक्यूल है, ठीक है, उसको आपने किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर नहीं रखा है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नहीं रखा है, तो उसके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी स्टेट्स जो होती है, वो क्या होती है, सेम होती है सारे न्यूक्लियस के लिए। सारे के सारे जितने भी एक मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियस होंगे, सबके लिए एनर्जी स्टेट जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, जब तक हमने इस पे बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तब तक। ठीक है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब क्या है कि एक मैग्नेट ली हमने, उस मैग्नेट के बीच में हमारा क्या रखते हैं, मटेरियल रखते हैं, जिसका हमें क्या करना है, या मॉलिक्यूल रखते हैं जिसका हमें क्या करना है, ये चेक करना है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, तो हम सारे न्यूक्लियस को कंसीडर ना करके अगर मान लो एक ही न्यूक्लियस को कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो एक न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये अगर अपनी जगह पे स्पिन करता है, ठीक है, मान लो ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जब स्पिन करता है ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, हमारा राइट हैंड थंब रूल लगेगा। ठीक है, कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लगा रहे हैं, ये कहाँ से लगेगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि हमने हमारे मॉलिक्यूल को एक चुंबक के बीच में रख दिया है, जिसमें से एक पोल आता है एक साइड में, दूसरा पोल आता है दूसरी साइड में। ठीक है, अब जब ये हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो पहले, जब तक हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, तो वो रैंडमली स्पिन करता है, वो किसी भी डायरेक्शन में स्पिन करके आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखा सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जब भी हम लगाएंगे, तो एक चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं या जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो होती है, वो कहां से कहां तक जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। ठीक है, तो ऐसे जाती है। जब भी हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो इन दोनों पोल्स के बीच में ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके जितने भी मॉलिक्यूल है, हमने यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल बनाया है, तो ये मॉलिक्यूल जो है ये क्या हो जाएगा, ये अलाइन हो जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, किस डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो है ये क्या करेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है इस एक मॉलिक्यूल का या एक न्यूक्लियस का, वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, जिस तरफ आपकी ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है। ठीक है, अब ये जो था, ये हमारा क्या होता है, एक एनर्जी लेवल आता है। अगर हम क्या करें, जैसे हमने कहा कि जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ रेडिएशंस डालते हैं, विकिरणें डालते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि जहां पर हमने ईएम स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन किया था, उसके साथ ये पढ़ा था कि जब भी हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, ये जो आपके
एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या डालते हो, रेडियो वेव्स डालते हो। अब रेडियो वेव डालने का मतलब क्या है, ये वेव्स हैं, विकिरणें हैं, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। अगर हम क्वांटम की बात करें तो एनर्जी जो होती है ये क्वांटाइज्ड होती है, फोटोन की फॉर्म में होती है। फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती है, ठीक है। ये रेडिएशन डाली हमने किसके ऊपर, इस नाभिक के ऊपर। तो क्या होगा, ये नाभिक जो है इस रेडिएशन को या इस एनर्जी को, एच न्यू को, ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये क्या होगा, ये इस मैग्नेटिक जो एरिया है या ये मैग्नेटिक फोर्स लाइंस है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या होगा, अलाइन हो जाएगा, ठीक है। ये जो स्पिन स्टेट थी जिसके अंदर क्या हुआ, हमने जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये जो आपका न्यूक्लियस है ये इस फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया। तो हमारी एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, ये जो क्या होती है, कम होती है। अगर हम ये माने कि हमारा हाइड्रोजन एनएमआर ले रहे हैं हम, ठीक है, अगर हम माने कि हम हाइड्रोजन एनएमआर ले रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है। तो एक हाफ वैल्यू कहाँ पे आएगी, यहाँ पे, ठीक है। और टोटल जो ओरिएंटेशन होता है, टोटल जो आपके अभिविन्यास होते हैं वो कितने होते हैं, 2i+1 होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए टोटल ओरिएंटेशन कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। क्या क्या होंगे, एक प्लस हाफ होगा और एक माइनस हाफ होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या होगा, प्लस हाफ ओरिएंटेशन होगा जब हमने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। जब भी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है, इसकी दिशा में अलाइन हो जाता है, जिससे हमें एक एनर्जी लेवल मिलता है जो कि ये। अब दूसरा क्या, हम जब इसके ऊपर रेडिएशंस डालते हैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर, तो ये क्या करता है, एनर्जी गेन करता है। जब इसके पास एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो ये क्या करता है, इन लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ये अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होगा वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, हमें एक एनर्जी लेवल और मिल जाएगा जो कि क्या होगा, -हाफ स्पिन का होगा। और दोनों के बीच में ये एनर्जी स्प्लिटिंग हो जाएगी, डेल्टा ई की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। और इस डेल्टा ई की वैल्यू के कारण हमें क्या मिलता है, एक पीक मिलती है। और ये जो पीक है या ये जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, इसी से ही हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एनएमआर करते हैं, या फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने तरह की हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये हम पता लगा सकते हैं। और ये पीक अब कहाँ आएगी, कितनी आएगी, कितने नंबर पे बनेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने इतना पढ़ा था, लास्ट क्लास तक हमने इतना पढ़ा था। अब क्या, ये मैंने ये कहा था कि ये जो स्पिन स्टेट है ये हमने देखा, ये प्लस हाफ माइनस हाफ दो पार्ट में टूट गई, ठीक है। मतलब क्या था, एक तो पॉसिबिलिटी क्या थी कि ये जो मॉलिक्यूल है या ये नाभिक जो है, न्यूक्लियस जो है, वो क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो। तो आपकी स्प्लिटिंग जो होती है एनर्जी का जो विपाटन होता है वो दो ही पोजीशन पे होना चाहिए। लेकिन हमने क्या कहा कि जहां पर आई की वैल्यू जो है वो हाफ से ज्यादा है, वहां पर क्या है, ये जो ओरिएंटेशन है, ये जो अभिविन्यास है या फिर ये एनर्जी की स्प्लिटिंग है वो भी क्या है, 2 से ज्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा होता है किसकी वजह से, प्रिसीजन की वजह से, ठीक है। एक होती है आपकी प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी, एक क्या होती है, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी। प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जब भी आप मानो कोई भी बैंगल लो, ठीक है, बैंगल को अगर आप घुमाते हो, ठीक है, या फिर हम ये कहते हैं, जैसे हम पहले प्रैक्टिकल करते थे लट्टू लेके, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बॉल लेकर लट्टू को आप जब घुमाते हो, रोटेट करते हो, तो वो क्या करता है, पहले तो वो रोटेट करता है, ठीक है, और धीरे धीरे वो क्या करता है, वापिस अपने रेस्ट में आने की जब उसका प्रोसीजर शुरू होता है तो वो क्या करता है, वो एक से ज्यादा ओरिएंटेशन दिखाता है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। कैसे, जैसे ये आपका स्पिनिंग बॉल है, ठीक है, ये आपका स्पिनिंग बॉल है, जैसे हम क्या कहते हैं, लट्टू कहते हैं, ठीक है। तो ये है, ये जब भी रोटेट करता है, ठीक है, तो रोटेट करते टाइम ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा किस डायरेक्शन में, ऊपर की दिशा में, ठीक है। जैसे जैसे ये इसकी स्पिनिंग धीरे होती जाएगी, ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूमता घूमता क्या होगा, ऐसे आने शुरू हो जाएगा, आपके हॉरिजॉन्टल में आने की कोशिश करेगा,
जब ये हॉरिजॉन्टल में आएगा और ये जो जब वर्टिकल था, इस दोनों पोजीशंस के बीच में क्या होती है, बहुत सारी ऐसी पोजीशंस होती है और बहुत सारे हमारे क्या मिलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की या चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं मिलती है। जैसे आप ऐसे घुमा रहे हो इसको, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ऐसे अगर घुमा रहे हो आप इसको तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे ही इसका रोटेशन थोड़ा धीरे हुआ तो ये थोड़ा क्या होता है, टिल्ट हो जाता है, थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। जब ये यहाँ पे घूमेगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये होगी, ये वाली, ठीक है। जब फिर ये और ज्यादा ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पे इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली, जो कि क्या है, इस ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है इसकी दिशा में आ गया। यानी यहाँ से लेकर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आने तक क्या करता है, जैसे आपका पहले मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक फील्ड ये था, ठीक है, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इस डायरेक्शन में आ गया। तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच में क्या होती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। यही पॉसिबिलिटी जो है, ये जो बीच की जितनी भी पॉसिबिलिटी है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी यही जो है आपके ओरिएंटेशन मिलेंगे 2i+1 से, जो कि 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे हमने कल वाले एग्जाम्पल में देखा था 5 बोरोन 11 में, इसमें i की वैल्यू क्या होती है, 3/2 होती है, और टोटल ओरिएंटेशन अगर 2i+1 में इसकी वैल्यू रखिए तो कितनी आती है, 4 आती है। और ये 4 कौन कौन सी होती है, 2 ± 3/2 और 2 ± 1/2, ठीक है। तो 4 पॉसिबिलिटी होती है, कौन कौन सी, ये वाली, ये +3/2 और ये -3/2। और ये जो 4 पॉसिबिलिटी है ये किसके कारण आई, 2 तो आई किसके कारण, एक आपका इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में अरेंज होने के कारण, एक आई इसके अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होने के कारण, और जो बीच की 2 आई वो किसके कारण आई, इस प्रिसिजन के कारण आई कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने के बीच में जो आपके ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस है, इसकी वजह से जो आपका एनर्जी का स्प्लिटिंग होता है वो हमें दिखाई देता है, किसके कारण, इस प्रिसिजन के कारण, या इसे हिंदी में क्या कहते हैं, कुसरण के कारण, ठीक है। इंग्लिश में याद रखना इसको, प्रिसिजन के कारण ये हमें ऐसा दिखाई देता है। और इसी के कारण हमारा जो एनर्जी स्टेट है वो क्या होता है, 2 से ज्यादा पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है या फिर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या था, दूसरा कंसेप्ट। पहले क्या कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी लगाते हैं तो आपका जो न्यूक्लियस है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होता है, और जब इसके ऊपर रेडिएशन डालते हैं तो ये इसकी अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, ठीक है। तो 2 पॉसिबिलिटी तो ये हुई, इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे एनर्जी लेवल में तो एक +½ हो जाएगा और एक -½ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और पॉसिबिलिटी क्या होती है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज होने और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होने के बीच में क्या जितनी भी पॉसिबिलिटीज आएगी उसे ही हम क्या कहते हैं, उतने ही नंबर्स में ये एनर्जी की क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग हो जाएगी। और जितनी एनर्जी की स्प्लिटिंग होगी उतना ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, उतनी ही ज्यादा हमें क्या मिलेगी, पीक्स मिलेगी। अगर हमारे पास एनर्जी की स्प्लिटिंग ये 4 में हो गई तो हमारे पास पीक भी क्या होगी, 1 से ज्यादा मिलेगी, ठीक है। यानी हमारे पास हाइड्रोजन जो है, अगर हाइड्रोजन एनएमआर कर रहे हैं तो हाइड्रोजन जो है वो भी क्या होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे, सेम नहीं होंगे, है ना। अगर हमें सेम पीक, अगर हमें क्या है, कोई भी एनर्जी की स्प्लिटिंग नहीं मिलती है तो वहां पे हमें कोई पीक भी नहीं मिलेगी। अगर कोई पीक नहीं मिलती है मतलब वहां पर हाइड्रोजन जो है उस मॉलिक्यूल के अंदर सारे के सारे वो क्या है, सेम है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन कितने प्रकार के होते हैं, ये हमें पीक कितनी मिलती है, सिग्नल कितने मिलते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में कि ये जो आपकी एनर्जी है या फिर ये जो डेल्टा ई है ये किस किस चीज पर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो एनर्जी है या फिर एनर्जी का जो स्प्लिटिंग है यानी डेल्टा ई है, ये किस किस चीज पर या कौन कौन से प्रॉपर्टीज पर ये डिपेंड करती है, ठीक है। तो आपका एनर्जी जो है, आपको पता है एनर्जी क्या होती है, एक तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल कहाँ से रही है, रेडिएशन से, ठीक है। और रेडिएशन जो होती है वो कौन सी होती है, ईएम रेडिएशन होती है। तो ईएम रेडिएशन जो होती है वो क्या होती है,
फोटोन के रूप में आती है, यानी डेल्टा ई जो है वो हमारा क्या होगा, डेल्टा ई जो है वो हमारा क्या होगा, एच न्यू होगा, है ना। जो हमें एनर्जी मिल रही है या एनर्जी की जो स्प्लिटिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, जो हम मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशंस डाल रहे हैं उसकी वजह से हो रही है, ठीक है। और जो रेडिएशंस डालते हैं वो क्या है, प्रकाश चुंबकीय तरंगे हैं। तो प्रकाश चुंबकीय तरंग में हमने पढ़ा था कि आइंस्टीन ने कहा कि क्या होता है, इसकी वैल्यू एच न्यू होती है। एच यहाँ पे क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है। तो डेल्टा ई की वैल्यू किसकी वजह से मिलती है, ई एम रेडिएशंस की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं कि एनएमआर के अंदर ये रेडियो वेव्स की वजह से मिलती है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी का डिफरेंस है ये हमें देखना है कि किस किस चीज पर डिपेंड करता है या किस किस का ये फंक्शन होता है। तो डेल्टा ई जो होता है वो फंक्शन होता है किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एच नोट यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो आपका डेल्टा ई है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की आप इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे आपका उतना ही ज्यादा स्प्लिटिंग होगा एनर्जी लेवल्स के अंदर, ठीक है। उतना ही ज्यादा स्प्लिटिंग किसके अंदर होगा, एनर्जी लेवल्स के अंदर होगा। अब इसके अलावा ये किस पे डिपेंड करता है, एक होता है गायरोमैग्नेटिक रेशो, ये जो है किस पे डिपेंड करता है, गामा पर। गामा यहाँ पे क्या है, गायरोमैग्नेटिक रेशो, ठीक है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है कि आपने देखा कि हमने कोई भी मॉलिक्यूल था उसके अंदर जब हमने बात की तो हमने क्या देखा, सबसे पहले क्या देखा कि उसके लिए आई की कोई ना कोई, एनएमआर के लिए क्या होता है, आई की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, यानी आई नॉन जीरो होना चाहिए, म्यू भी हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। वहीं पर हमारा क्या होता है, एनएमआर पॉसिबल होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू, और एक जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण, और दूसरा क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, इसका ये जो रेशो होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशो कहते हैं, ठीक है। गायरोमैग्नेटिक रेशो क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का कोणीय संवेग के साथ रेशो, या फिर ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशो है वो हमारा क्या होता है, गायरोमैग्नेटिक रेशो होता है। तो आपकी जो एनर्जी का स्प्लिटिंग है वो दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक करता है गायरोमैग्नेटिक रेशो पर। और ये गायरोमैग्नेटिक रेशो क्या है, आपका मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशो होता है गायरोमैग्नेटिक रेशो। यानी हर मॉलिक्यूल के लिए, अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के लिए आपका ये जो रेशो है या गायरोमैग्नेटिक रेशो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी डेल्टा ई की वैल्यू भी यहाँ पर क्या होती है, अलग अलग होती है हर मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। और ये जो हम इंटेंसिटी ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की, ये तो हमारे द्वारा लगाई जाती है कि आप किस मॉलिक्यूल के लिए कितनी इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन डेल्टा ई जो है वो आपका दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अब इसके अलावा और क्या होता है, एक और फंक्शन होता है डेल्टा ई का इसके अलावा, कि डेल्टा ई जो है वो फंक्शन होती है h/2 पाई, ठीक है।
इसके अलावा गायरोमैग्नेटिक रेशियो और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो h/2 है ये क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इसको ऊपर लिख देती हूं मैं। ये जो डेल्टा ई है ये किस पे डिपेंड की, ये फंक्शन किसका था, एक नया और फंक्शन जुड़ेगा इसके साथ h/2। ठीक है, इसके अलावा ये किसके था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और गायरोमैग्नेटिक रेशियो का। ठीक है, h/2 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से एनर्जी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी ये जो आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो इसकी इंटेंसिटी आप मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो चेंज आता है ये किसके अकॉर्डिंग आता है, प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आता है। और ये है हमारा क्या, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, या इसे गायरोमैग्नेटिक अनुपात हिंदी में भी यही बोलते हैं। ठीक है, ये किसका अनुपात होता है, ये चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग का अनुपात होता है। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है क्या, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो जो डेल्टा ई है यहाँ पर, जिसकी वजह से हमें पीक मिलती है या स्पेक्ट्रम मिलता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो किन चीजों पे, दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब ये जो आपने देखा कि ये जो आपका डेल्टा ई है वो क्या होता है, एच न्यू के इक्वल होता है। ठीक है, और ये डेल्टा ई जो है ये किसका फंक्शन होता है, h/2 इंटू एच नोट इंटू गामा। ठीक है, तो आपका न्यू या फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, अगर हम इसकी बात करें तो ये एच न्यू किसके इक्वल हो जाएगा, h/2 इंटू गामा। ठीक है, और यहाँ पर ये h से h कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इस मॉलिक्यूल के अंदर वो क्या होती है, h0 इंटू गामा बाय 2 होती है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी के ऊपर और गायरोमैग्नेटिक रेशियो के ऊपर, दो चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पर, ये कौन सी होती है, प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुष्करण आवृत्ति। ठीक है, ये जो है ये डिपेंड करती है इन दो चीजों के ऊपर। अब अगर हम बात करें कि आपके अलग अलग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ये जो वैल्यू होती है इस फ्रीक्वेंसी की, प्रिसिजन फ्रीक्वेंसी की, वो अलग अलग होती है। ठीक है, एनएमआर के अंदर ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर अगर आप ये जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, वो अगर आप लेते हो 10,000 गॉस के लगभग, ठीक है, इंटेंसिटी अगर 10,000 गॉस लेते हो, तो यहाँ पर हम जो रेडिएशन यूज करते हैं वो रेडिएशन जो होती है वो 42.6 मेगाहर्ट्ज की यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखने वाली है। और अगर हम यहाँ पर एच नोट की वैल्यू 14,100 गॉस यूज करते हैं, 14,100 गॉस यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी हम यूज करेंगे रेडियो वेव्स की, वो कितनी होती है, 60 मेगाहर्ट्ज की होती है। ठीक है, यानी हम अगर 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता कितनी या इंटेंसिटी कितनी रखनी पड़ेगी, 14,100 गॉस की रखनी पड़ेगी। ये हम क्या करते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए पहले से आइडेंटिफाई करके रखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी और उसी के अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर जो वेव्स है उसकी इंटेंसिटी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर